राइट टू अबॉर्शन फॉर वुमेन इन इंडिया। दोस्तों, एक महिला अपने जीवन में अलग अलग तरह के रिश्ते निभाती है। एक माँ, एक बेटी, एक बहन और कभी एक दोस्त। लेकिन एक लोकप्रिय धारणा यह है कि एक महिला मातृत्व के बिना अधूरी है, और इसी के चलते अक्सर एक महिला के मातृत्व को उसकी खुद की स्वतंत्रता से भी अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है। यही कारण है कि वुमेन राइट ग्रुप से लेकर लीगल राइट एक्टिविस्ट तक सभी एक लंबे अरसे से ये सवाल पूछते आए हैं कि मातृत्व एक विकल्प है या मजबूरी। जहां इसी एक सवाल ने अबॉर्शन या गर्भपात को एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दिया है कि इसे लेकर बीते कई दशकों से रिलीजियस, एथिकल, सोशल और लीगल ग्राउंड्स पर डिबेट्स का दौर जारी है। और इसी का नतीजा है कि जहां एक और फ्रांस हाल ही में अपनी महिलाओं को अबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करके ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर इसी क्षेत्र में एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाने वाला यूएसए एक बार फिर अपना रुख पलटते हुए महिलाओं के राइट टू अबॉर्शन को उनसे वापस लेता दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो आज भी अबॉर्शन के मुद्दे को लेकर हम एक ग्रे एरिया में खड़े देखे जा सकते हैं, जिसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि मानो हर कोई अपनी अपनी तरह से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा है कि आखिर एक महिला को अपनी कोख में पल रहे बच्चे का अबॉर्शन करने का एब्सोल्यूट राइट दिया जाए या नहीं। क्या एक जननी को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो ये फैसला कर सके कि वो जीवन को इस दुनिया में लाना चाहती भी है या नहीं, या फिर इसके बीच में धार्मिक मान्यताओं या सोशल कस्टम्स या फिर उस गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और इस डिबेट को समझने के साथ साथ भारत में अबॉर्शन के लीगल फ्रेमवर्क को भी करीब से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी और जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ट्रेंड ऑफ अबॉर्शन लॉज। दोस्तों, यदि हम अबॉर्शन लॉज को लेकर ग्लोबल ट्रेंड पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों या रीजंस की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों और रीजन्स में इन्हें लेकर काफी ज्यादा वेरिएशंस मौजूद हैं। मगर लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अबॉर्शन को लेकर प्रोग्रेसिव लॉज की जड़ों को 1973 में यूएसए के रो वर्सेस वेड केस में देखा जा सकता है, क्योंकि इस ऐतिहासिक केस में यह माना गया कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन एक महिला के राइट टू हैव एन अबॉर्शन को प्रोटेक्ट करता है, जहां एक महिला को कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस के साथ यह अधिकार होगा कि वो अपनी राइट टू प्राइवेसी और अपने राइट टू लाइफ के बेसिस पर ऑन डिमांड अबॉर्शन करा सके। ये वो पहला केस था जहां अबॉर्शन को एक महिला के फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़कर देखा जाने लगा, और इसी के बाद यूएसए के साथ साथ दुनिया भर में इन्हीं लाइंस पर अबॉर्शन लॉज को लेकर डिस्कशंस और डिबेट तेज हो गए। वहीं अगर हम आज की स्थिति देखें तो ग्लोबल लीगल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के अनुसार आज दुनिया के 24 देशों में अबॉर्शन करवाना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, जिनमें यूरोप के अंडोरा और माल्टा, सेंट्रल अमेरिका के एल साल्वाडोर और हॉन्डुरस, अफ्रीका के सेनेगल और इजिप्ट और एशिया के फिलीपींस और लेओस जैसे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया की तकरीबन 50 कंट्रीज और रीजन्स में हमें अबॉर्शन को लेकर सिवियर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, जहां कुछ देशों में केवल प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ रिस्क को देखते हुए ही अबॉर्शंस अलाउड हैं। इन देशों में लीबिया, ईरान, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। तो वहीं कुछ देश रेप, इंसेस्ट या फीटल एब्नॉर्मैलिटीज जैसे केसेस में अबॉर्शन का एक्सेप्शन देते हैं। उदाहरण के लिए ब्राजील में अबॉर्शन करवाना इलीगल है, मगर यदि एक महिला रेप केस की वजह से प्रेग्नेंट हुई हो या फिर मदर की लाइफ को खतरा हो या फीटस का ब्रेन अंडर डेवलप्ड रह गया हो, तो ऐसी सिचुएशंस में ब्राजील का लॉ ऐसी प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर और 3 दूसरे क्लिनिकल एक्सपर्ट्स के अप्रूवल के बाद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ अबॉर्शन की इजाजत देता है। इसी तरह पोलैंड में भी जनवरी 2021 में अबॉर्शन को लेकर एक नियर टोटल बैन इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जहां केवल रेप, इंसेस्ट या मदर की लाइफ रिस्क के केसेस में ही अबॉर्शन को अलाउ किया जाता है, जबकि सिवियर और इरिवर्सिबल फीटल एब्नॉर्मैलिटीज के केसेस को अब एक्सेप्शंस की लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसका कारण यह है कि 2019 में इसी को आधार बनाकर यहां के 98% अबॉर्शंस कैरी आउट किए गए।
पोलैंड में अबॉर्शन पर 2021 में लगाए गए इस बैन के बाद से ही वहां पर इसके खिलाफ विरोध जारी है। वहीं जैसा हमने आपको बताया कि पोलैंड के नजदीकी स्थित फ्रांस में महिलाओं को अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार दिया गया है, जहां फ्रांस में इस कानून के आने से महिलाओं को अबॉर्शन की आजादी मिल जाएगी। फ्रांस के साथ ही कई यूरोपीय देश अबॉर्शन के अधिकार का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर यूरोपीय देशों में सशर्त अबॉर्शन वैध है। यूरोप के 40 से ज्यादा देशों में महिलाएं गर्भावस्था के दिनों के आधार पर अबॉर्शन की सुविधा ले सकती हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर जांच में होने वाले बच्चे को कोई गंभीर बीमारी पाई जाती है या गर्भावस्था का समय कम है तो ऐसी प्रेग्नेंट लेडी को अबॉर्शन कराने का अधिकार है। इसी तरह ब्रिटेन में अबॉर्शन एक्ट 1967 के तहत अबॉर्शन वैध है। हालांकि यहां गर्भावस्था के 24 हफ्ते तक 2 डॉक्टरों की मंजूरी मिलने पर अबॉर्शन की छूट है। वहीं अगर मां के जीवन को बच्चा पैदा करने से खतरा है तो अबॉर्शन वैध माना जाता है। जबकि अगर गर्भावस्था को 24 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं तो अबॉर्शन की मंजूरी लेना जटिल हो जाता है। इंग्लैंड और वेल्स में अगर किसी महिला ने 24 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ का अबॉर्शन कराया तो महिला पर ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। हालांकि अब ब्रिटिश संसद में कानून निर्माता इस कानून की संबंधित धारा को हटाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं जून 2022 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन से जुड़े 50 साल पुराने फैसले रो वर्सेस वेड को पलट दिया, जिसके बाद अब वहां पर महिलाओं के पास अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार यानी राइट टू अबॉर्शन नहीं होगा। उसके 1 डजन से ज्यादा स्टेट्स में ट्रिगर लॉज बनाकर अबॉर्शन पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया, जबकि बाकी स्टेट्स में अबॉर्शन पर सिवियर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आज की स्थिति में यूएसए में केवल कैलिफोर्निया, मिशिगन, ओहायो और वर्मोंट के स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में ही अबॉर्शन को लेकर एक्सप्लिसिट राइट्स मौजूद हैं। जबकि अगर हम यूएसए से निकलकर रशिया की बात करें तो रूस में कोई भी महिला 12 हफ्ते तक की गर्भावस्था को बिना किसी शर्त टर्मिनेट करा सकती है। वहीं रेप के मामलों में 22 हफ्ते तक अबॉर्शन करा सकती है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो गर्भावस्था के किसी भी हफ्ते में अबॉर्शन की छूट रहती है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि रूसी महिलाएं बड़े परिवार पर ध्यान दें। इसके लिए उन्होंने बाकायदा महिलाओं से अनुरोध भी किया था। खासतौर पर रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से जारी जंग के बाद यहां अबॉर्शन के अधिकारों पर दबाव बढ़ा है। दोस्तों, ये केवल कुछ देशों के उदाहरण हैं और अबॉर्शन कानून अलग अलग देशों में काफी भिन्न हो सकते हैं। मगर अब इन देशों के लीगल फ्रेमवर्क में झांकने के बाद हम भारत में इसके इतिहास को समझ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन लॉज इन इंडिया। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो 1960 के दशक तक भारत में अबॉर्शन को लेकर कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, जिसके चलते मां की जान को बचाने के लिए गुड फेथ में किए गए अबॉर्शन को छोड़कर सभी तरह के अबॉर्शंस इलीगल माने जाते थे, जिन्हें करने पर एक महिला के लिए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 312 के तहत 3 साल की सजा और आईपीसी की सेक्शन 313 के तहत 10 साल की सजा के साथ ही जुर्माने का प्रोविजन किया गया था। हालांकि 1960 के दशक के मध्य तक इस मामले में बहस तेज हो गई और देश में वुमेन राइट्स, मेंटल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे अधिकारों को लेकर आवाज उठने लगी। इन्हीं बहस और मांग को ध्यान में रखते हुए 1964 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अबॉर्शन से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम था शांतिलाल शाह कमेटी। डॉक्टर शांतिलाल शाह की अध्यक्षता वाले समूह को अबॉर्शन के मामले की जांच करने और ये तय करने के लिए कहा गया कि क्या भारत को इसके लिए एक कानून की आवश्यकता है या नहीं। अबॉर्शन से जुड़े अलग अलग पहलुओं की स्टडी के बाद इस कमेटी ने 1966 में सरकार को रिपोर्ट पेश की और ये सुझाव दिया कि भारत में अबॉर्शन लीगल फॉर्म में वैलिड होना चाहिए। कमेटी ने माना कि अबॉर्शन के लीगली वैलिड होने से महिलाओं के जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को कम किया जा सकता है। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद सरकार ने 1969 में पार्लियामेंट में मेडिकल टर्मिनेशन बिल पेश किया, जिसके बाद यूएसए में रो वर्सेस वेड केस में फैसला सुनाने से कुछ महीने पहले ही इंडियन पार्लियामेंट ने 1 अप्रैल 1972 को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत महिलाओं को अबॉर्शन का कानूनी अधिकार मिला, जिससे न केवल सेफ अबॉर्शन के एक्सेस को प्रमोट किया जा सका बल्कि अनट्रेन्ड लोगों द्वारा चोरी छुपे किए जा रहे अनसेफ प्रोसीजर्स पर भी अंकुश लगाया जा सका, जिससे एक महिला की लाइफ और हेल्थ को मेडिकल और कंपैशनेट ग्राउंड्स पर बचाया जा सके और मैटरनल मोर्टेलिटी पर रोक लगाई जा सके। यही नहीं,
इंस्टीट्यूशनल अबॉर्शन को लीगलाइज करके सरकार ने उन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जो इसके पहले अबॉर्शन करने पर आईपीसी की सेक्शन 315 और 316 के अंडर प्रोसिक्यूट किए जाते थे। यहां तक कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट के रूप में इस लॉ का नाम भी इस तरह से स्ट्रेटेजिकली चूज किया गया था कि इसके थ्रू किसी भी तरह के रिलीजियस या एथिकल ऑब्जेक्शंस को अवॉइड किया जा सके और साथ ही इस प्रोसीजर को परमिट करने के पीछे के मेडिकल रीजनिंग को हाईलाइट किया जा सके। इनिशियली ये लॉ 20 वीक्स तक अबॉर्शंस को अलाउ करता था, मगर बाद में समय समय पर इस कानून में अमेंडमेंट हुए, जहां 2002 और उसके बाद 2021 में ही इसमें मेजर अमेंडमेंट आया, जिसके बाद इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 कहा गया। असल में 1971 का एमटीपी एक्ट एक महिला को अनप्लैन्ड और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करने का हक तो देता था, मगर फिर भी इसे लेकर अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर डॉक्टर्स के पास ही थी। ऐसे में 2017 के जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी रिटायर्ड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में कोर्ट ने एक महिला के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए माना कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। जहां आर्टिकल 21 के अंडर यूज राइट टू पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, ऐसे में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 ने थेराप्यूटिक, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन और सोशल ग्राउंड्स पर भी एक महिला को ये राइट दिया कि वो सेफ और लीगल अबॉर्शन सर्विसेज का एक्सेस प्राप्त कर सके। यही नहीं, देश के प्रोग्रेसिव होते समाज और लिव इन या ओपन रिलेशनशिप्स के राइजिंग ट्रेंड को देखते हुए इस अमेंडमेंट एक्ट में हस्बैंड टर्म को पार्टनर के साथ रिप्लेस कर दिया गया, जिससे अनमैरिड वुमेन को भी इस एक्ट का प्रोटेक्शन प्राप्त हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में महिलाओं को अबॉर्शन कराने की खुली छूट है। एमटीपी एक्ट 2021 में कई टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। अगर आपका कारण उस क्राइटेरिया को पूरा करता है तभी आप अबॉर्शन करा सकते हैं। एमटीपी एक्ट में अबॉर्शन राइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में जहां प्रेगनेंसी के 0 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच अबॉर्शन कराने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर कोई महिला मां बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेलियर हो जाने के कारण न चाहते हुए भी महिला प्रेग्नेंट हो गई हो, तो वो अपना अबॉर्शन करा सकती है। मगर इन कंडीशंस में अबॉर्शन करवाने के लिए ये जरूरी है कि इस दौरान एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की एडवाइस से हो। दूसरी कैटेगरी में 20 से 24 हफ्ते के बीच अबॉर्शन कराने के लिए कंडीशन दी गई हैं, जहां रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, फिजिकली डिसेबल्ड या ऐसी महिलाएं जिनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो चुका है या जो मेंटल रिटार्डेशन, डिजास्टर स्ट्रिकन, फीटल एब्नॉर्मैलिटी से जूझ रही हैं, वो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अप्रूवल के बाद 20 से 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन का रास्ता चुन सकती हैं। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर 12 वीक्स तक एक डॉक्टर का अप्रूवल और 12 से 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए 2 डॉक्टर्स के अप्रूवल की जरूरत होती है। और तीसरी कैटेगरी में 24 हफ्ते के बाद की अबॉर्शन के लिए कंडीशन दिए गए थे। इसके तहत अगर कोई भी महिला रेप विक्टिम है और उसके चलते प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसे में वो 24 हफ्ते के भीतर भी अबॉर्शन करवा सकती है। इसके अलावा अगर कोई महिला हैंडीकैप्ड है तब भी वो 24 हफ्ते बाद अबॉर्शन कराने का फैसला ले सकती है। अगर बच्चे को जन्म से पहले ही कोई बीमारी है और उसके जीने के आसार कम है तो ऐसे में अबॉर्शन किया जा सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता। 24 हफ्ते के बाद अबॉर्शन पर फैसला लेने के लिए एमटीपी बिल द्वारा स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड्स का गठन किया जाता है, जिसमें एक गायनिकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट शामिल होते हैं। ये बोर्ड प्रेग्नेंट महिला की जांच करता है कि कहीं अबॉर्शन से महिला की जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। सभी जांच के बाद ही अबॉर्शन की इजाजत दी जाती है। इसके साथ ही गोपनीयता का पूरा ध्यान रखते हुए कानून में यह उल्लेख किया गया है कि जो महिला अबॉर्शन करवाना चाहती है उसका नाम या उससे जुड़ी जानकारी कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल साझा नहीं कर सकता। अगर उसकी पहचान सामने आती है तो इसके लिए जुर्माने और 1 साल की सजा का प्रोविजन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कई बार स्थापित कर चुका है कि 24 वीक्स की प्रेगनेंसी तक देश में हर महिला को ये राइट है कि वो लीगल और सेफ अबॉर्शन ऑप्ट कर सके, फिर चाहे उसका मैरिटल स्टेटस जो भी हो। मगर इस सब के बाद भी हमें एक टसल देखने को मिलता है, जहां अक्सर ये बात पॉइंट आउट की जाती है कि देश में बनाए गए लॉज में कुछ फ्लॉज हैं। Why is the MTP Act still getting opposed in India?
दोस्तों, एमटीपी के क्रिटिक्स और वुमेन राइट ग्रुप्स अक्सर इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि एमटीपी एक महिला को एट विल अबॉर्शन का राइट प्रोवाइड नहीं करता, जबकि डब्ल्यूएचओ अक्सर इस बात पर जोर देता है कि स्टेट्स को अबॉर्शंस को फुली डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, जहां अबॉर्शंस पर ग्राउंड्स बेस्ड रेगुलेशन और जेस्टेशनल लिमिट्स को रिमूव कर देना चाहिए, जिससे सभी के लिए नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और इक्वल अबॉर्शन केयर इंश्योर किया जा सके। यही नहीं, एमटीपी एक्ट में रेप विक्टिम्स और दूसरी वल्नरेबल प्रेग्नेंट वुमेन पर भी 24 वीक्स की टाइमलाइन फिक्स कर रखी है, जहां वो 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन के लिए मेडिकल बोर्ड को अप्रोच भी नहीं कर सकती। जबकि आज की तेजी से बदलती परिस्थितियों में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या लैक्टेशनल एमेनेरिया या मेनोपॉज जैसी समस्याओं से जूझ रही वल्नरेबल वुमेन की समस्याओं को समझते हुए खास प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए, जिससे उनके लिए भी अबॉर्शंस को ऑप्ट करना आसान हो सके। साथ ही सर्टेन कंडीशंस में 24 वीक्स के बाद अबॉर्शंस ऑप्ट करने के लिए जिस मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल की जरूरत होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन और वहां से आने वाले अप्रूवल की प्रोसेस भी बेहद कॉम्प्लेक्स और लेंथी है, जिसकी वजह से होने वाले डिलेज अक्सर एक महिला के कॉम्प्लिकेशंस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये बात तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा पब्लिश्ड रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2021-22 पर नजर डालते हैं, जिसके अकॉर्डिंग रूरल इंडिया में सर्जन्स, गायनिकोलॉजिस्ट्स और पीडियाट्रिशियंस का 80% शॉर्टफॉल है। यही कारण है कि क्रिटिक्स अक्सर इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि एमटीपी एक्ट की वजह से महिलाओं को अनसैनिटरी और हैजर्डस सेटिंग्स में अनऑथोराइज्ड अबॉर्शंस का रुख करना पड़ता है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग देश के 66% अबॉर्शंस अनसेफ हैं, जिसके चलते देश में हर रोज 8 मौतें हो रही हैं। हालांकि सोशल साइंटिस्ट्स इसके पीछे का एक बड़ा कारण इस बात को भी मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन के अभाव में हमारे देश में टीनेज्ड प्रेगनेंसीज बढ़ रही हैं, जबकि इन्हें लेकर सोशल स्टिग्मा या टैबू के चलते लोग कन्वेंशनल मेडिकल फैसिलिटीज का रुख करने के बजाय अनवांटेड प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए या तो अनसाइंटिफिक घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं या फिर झोला छाप डॉक्टर्स की मदद से अबॉर्शंस करवाने की कोशिश करते हैं, और उनकी यही कोशिश उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। मगर यदि हम गौर से देखें तो भारत में इस समस्या को सुलझाने में आशा और एएनएम वर्कर्स एक की रोल प्ले कर सकती हैं, जो जनता के बीच अबॉर्शन को लेकर अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ ट्रेन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की तरह रूरल हेल्थ सिस्टम और पब्लिक के बीच एक इफेक्टिव ब्रिज का काम कर सकती हैं, जिससे भारत में अनसेफ अबॉर्शन की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। मगर इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर राइट टू अबॉर्शन को लेकर एक कांस्टेंट डिबेट जारी है। ऐसे में अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अबॉर्शन को लेकर इतना विवाद क्यों देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम इसके पीछे के सपोर्ट और ऑब्जेक्शंस को भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिबेट अराउंड राइट टू अबॉर्शन? दोस्तों, चूंकि अबॉर्शन एक महिला की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया गया एक मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें मेडिकेशन या फिर सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए प्रेगनेंसी एंड की जाती है, इसलिए अबॉर्शन को लेकर मेजर डिबेट हमें प्रो लाइफ और प्रो चॉइस के बीच ही देखने को मिलती है, जहां प्रो चॉइस का मतलब उस महिला की बॉडीली ऑटोनॉमी की सुप्रेमेसी से है, जहां ये बात रखी जाती है कि एक महिला को ये एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए कि वो जब चाहे अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सके। जबकि प्रो लाइफ की वकालत करने वाले फीटस या गर्भ में पल रहे बच्चे के राइट टू लाइफ के सुप्रीम होने की बात सामने रखते हैं, जिसमें खास तौर पर रिलीजियस बिलीफ्स भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, जहां ये बहुत से रिलीजन्स में ये माना जाता है कि एक फीटस के एग्जिस्टेंस में आने के साथ ही उसमें प्राण या सोल का एग्जिस्टेंस होता है, जिसके चलते कुछ सोशल वैल्यूज में अबॉर्शन को एक जीव हत्या के समान भी माना जाता है, जहां अबॉर्शन के एब्सोल्यूट राइट को फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन से इक्वेट किया जाता है, जहां यह तर्क दिया जाता है कि यदि अबॉर्शन को एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया तो हमें फ्यूचर में और भी ज्यादा रेकलेस प्रेगनेंसीज देखने को मिलेंगी, जो मॉरल ग्राउंड्स पर एक बेहद गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। जबकि प्रो चॉइस के सपोर्टर्स का मानना है कि एक पर्सन या कपल के पर्सनल लाइफ और डिसीजंस में इस तरह का लीगल ओवररीच अबॉर्शन के अनसाइंटिफिक और अनसेफ तरीकों को भी बढ़ावा देगा। बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में गटमचेयर इंस्टीट्यूट की एक स्टडी बताती है कि जिन कंट्रीज में अबॉर्शन लीगल है वहां अबॉर्शन रेट्स भी कम है,
जो ये बात साबित करता है कि अबॉर्शन को लीगल बनाने से सोसाइटी में रेकलेसनेस को बढ़ावा नहीं मिलता है। दूसरी ओर प्रो लाइफ के सपोर्टर्स द्वारा प्रेगनेंसी में 24 वीक्स की डेडलाइन को फीटल वायबिलिटी से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसके अनुसार मेडिकल ग्राउंड्स पर यह माना जाता है कि 24 वीक की प्रेगनेंसी के बाद के फीटस इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो वूम से बाहर भी सर्वाइव कर सके। ऐसे में 24 वीक्स की डेडलाइन के बाद एक्सट्रीम केसेस को छोड़कर फीटस का राइट टू लाइफ सुप्रीम होना चाहिए, जबकि प्रो चॉइस की वकालत करने वालों का यह मानना है कि फीटस के राइट्स मदर की राइट्स के कंपैरिजन में तब तक सुप्रीम नहीं होने चाहिए जब तक वो फीटस एक बेबी के फॉर्म में इस दुनिया में जन्म ना ले ले, क्योंकि ऐसा करना वुमेन एम्पावरमेंट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। कंक्लूजन दोस्तों, अबॉर्शन को लेकर कौन सा पक्ष सही है और कौन सा गलत, इसका कोई एक आंसर नहीं है, मगर यह बात सही है कि दुनिया के साथ साथ भारत ने अपने लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए हैं, उनमें से थर्ड गोल जो गुड हेल्थ और वेलबींग को और फिफ्थ गोल जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, उन्हें पूरा करने के लिए देश के साथ साथ दुनिया को भी इस डिबेट का कोई हल ढूंढना होगा। बहरहाल इस ऑनगोइंग डिबेट में आप किसके साथ खड़े हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते यूपीएससी एग्जामिनेशन के रेलेवेंस को देखते हुए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, और वो सवाल है, देयर एग्जिस्ट मेनी इश्यूज इन द राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन इन इंडिया. Addressing these anomalies in India's abortion law is needed to ensure right to bodily autonomy, women's well-being, and reproductive freedom. Examine.